राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और आज हैं हमारे साथ मशहूर कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी झीनी। अशोक वाजपेयी हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहे अशोक वाजपेयी में बचपन से ही साहित्य के प्रति गहरा रुझान रहा है। कला और संगीत को अपने लेखन का केंद्रीय विषय बनाने वाले अशोक वाजपेयी कविता और आलोचना की अनेक किताबें लिख चुके हैं। समकालीन साहित्य में कलावादी साहित्यकार के रूप में मशहूर अशोक वाजपेयी विभिन्न कलाओं को साहित्य में समेटने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। साहित्य को समाज से संवाद बनाने का जरिया मानने वाले अशोक वाजपेयी इसे सांसारिक अनुराग का सशक्त माध्यम मानते हैं। अपने लेखन के जरिए जीवन के बाद भी जीवित रहने की उम्मीद उन्हें साहित्य में दिखती है। अपनी कविता में प्रेम, प्रकृति, कला और जीवन मृत्यु जैसे विषयों को समाहित करने वाले अशोक वाजपेयी ने कविता में मानवीय संवेदना और सामाजिक सच को भी बखूबी उभारा है। अशोक जी, स्वागत है बहुत बहुत प्रोग्राम में आपका। ये बताइए कि एक विशाल देश जिसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी विकास की राहें तलाश रहा था, आपका जन्म हुआ और पढ़ लिख कर कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचना क्या बहुत मुश्किलों से भरा रहा? औरों की मुश्किलों को अगर आप ख्याल में रखें तो लगता है कि इतना मुश्किल नहीं रहा जितना बहुतों का होता है, लेकिन मुश्किलें रहीं। पहले तो यही तय करना कि आप क्या होने जा रहे हैं। उन दिनों सब लोग विज्ञान पढ़ते थे, मैं भी विज्ञान का छात्र था और इतना ख़राब नहीं था जितना कि आपको लगता होगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, मुझे कुछ साहित्य की दुनिया में जाना है, तो मैं फिर साहित्य की तरफ आ गया। वो निर्णय भी अपने आप में कठिन था, क्योंकि हमारे कम से कम हिंदी समाज में तो निरे साहित्य पर निर्भर रहकर ठीक से जीवित नहीं रहा जा सकता। ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो बहरहाल मैंने फिर ये तय किया कि अच्छा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक हाथ आजमाया जाए। उसमें सफल हो गए तो फिर सरकारी नौकरी में चले गए। तो सरकारी नौकरी के बहुत सारे फ़ायदे भी थे, सुविधाएं भी थी। हम उस पर आएंगे अभी। हाँ। अचानक इतनी लंबी छलांग में आप आईएएस बन गए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कुछ घर के माहौल भी ऐसे रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें फेवरेबल रही होंगी। कौन सी जगह थी जहां आपका जन्म हुआ और किन हालात में आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में बड़ी आसानी से पहुंच गए? देखिए, जन्म तो मेरा एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। मेरे नाना के घर मेरी माँ गई हुई थी, मैं उनकी पहली संतान था, तो दुर्ग ज़िले में हुआ, जो अब छत्तीसगढ़ में है। लेकिन मेरा भरण पोषण और शिक्षा बीए तक सागर में हुई। असल में मैं एक तरह से सागर का रहने वाला हूँ। हमारे पिता विश्वविद्यालय में प्रशासक थे, हमारे नाना भी प्रशासक थे, हमारे मामा भी प्रशासक थे। तो एक तरह से प्रशासन के प्रति थोड़ा सा आकर्षण परिवार में था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बाबा किसान थे, मेरे ताऊ भी अध्यापक रहे थे, निराला के मित्र थे इत्यादि। तो एक शिक्षित वातावरण तो था, लेकिन उस ज़माने में आईएएस वगैरह में आना एक मध्य वर्ग का स्वर्ण स्वप्न होता था। तो वो स्वप्न मुझे भी देखना ज़रूरी लगा। और फिर मैं अपना एमए करने सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली आ गया, जहाँ से मैंने अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। फिर 2 बरस पढ़ाया भी यहाँ के कॉलेज में, और फिर आईएएस में आ गया तो चला गया वापस मध्य प्रदेश। फिर आप जब आईएएस हो गए और साहित्य, इन दोनों का आईएएस होने के बाद का
रिश्ता है या फिर पहले से कोई सिलसिला था? नहीं, पहले से सिलसिला था, बल्कि मेरा पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है 1966 में प्रकाशित हुआ। लिखना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। मैं अकाल परिपक्व लोगों में से हूँ, तो बहुत जल्दी लिखना शुरू कर दिया था। जैसा सब लिखते हैं ख़राब, सो मैंने भी ख़राब लिखा शुरू में। तो ये जो पहला कविता संग्रह है, ये तो एक छोटे शहर के युवा कवि का कविता संग्रह है, जिसका युवा होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि छोटे शहर का होना। जी, देखिए, इंसान नौकरी करता है तो कुछ सुख सुविधाएं, संपन्नता और जीवन की भौतिक सफलताओं की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब साहित्य रचता है तो क्या कर रहा होता है? और आपने शहर अब भी संभावना है लिखकर साहित्य में क्या सोचकर प्रवेश किया होगा? देखिए, ये मेरे मन में बहुत स्पष्ट था कि बुनियादी लक्ष्य तो साहित्यकार बनना है। वो क्यों आखिर? वो इसलिए कि मेरे मन में एक ये धारणा थी कि हम अपने जीवन के बाद भी जीवित रहें। यानी भौतिक जीवन तो मिला है, वो नश्वर है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, हो सकता है कि मर्ग नागहानी हो जाए इत्यादि। लेकिन साहित्य के प्रति आकर्षण ये था कि आप अपने बाद भी बने रह सकते हैं अगर आप में कुछ तत्व है। और दूसरा ये कि आप दूसरों की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। साहित्य रचने के बाद एक तरह की अमरता की इच्छा कि अपने बाद भी बचे रहेंगे या दूसरों के जीवन में दाखिल हो जाएंगे, ये दोनों ही नोशंस अगर देखें तो एक आत्म केंद्रित प्रस्थान है। तो क्या सचमुच शेष लोग भी जो साहित्य रच रहे होते हैं, उदाहरण के लिए कबीर अपनी तरह से रच रहे होते हैं, या बाद तक भी दूसरे लोग विदेश में भी, क्या इसमें एक कोई केंद्रीय ये नोशन भी रहता होगा कि अमर हो जाना है? नहीं, ये होता होगा तो ज़रूरी नहीं है, और अमर सब हो भी नहीं पाते। मतलब एक कबीर होते हैं तो अमर होते हैं, बाकी तो हम जैसे छुटभइये रह जाएंगे। लेकिन आकांक्षा से कौन रोक सकता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये तो मैंने मोटे मोटे सामान्यीकरण कर दिए, इनके पीछे बहुत सारी और चीज़ें थी। मुझे ये लगा कि अंततः और प्रथमतः साहित्य संसार के अनुराग से पैदा होता है। आप दुनिया को प्यार करते हैं, अपने होने को चाहते हैं इससे, और आप अकेले तो हो नहीं सकते। ब्रह्म के अलावा किसी को ये सुविधा नहीं मिली है, और खुदा जाने ब्रह्म है भी कि नहीं है, लेकिन अगर है भी तो उसी को मिली है ये सुविधा, बाकी उनको तो नहीं मिली है। हम सब दूसरों के बिना संभव नहीं है, और दूसरे इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, और साहित्य में तो दूसरे बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य तो भले ही वो कितना ही आत्मसंबोधित क्यों ना हो, वो कई बार तो आत्म को ही दूसरा मानकर संबोधित करता है। तो इसलिए वो तो उसका अनिवार्य पक्ष है। उस पर बल देना कुछ लोग ज़रूरी समझते हैं, हम जैसे लोग उसको ज़रूरी नहीं समझते। हम जानते हैं कि कोई भी निजी सामाजिक के बिना संभव नहीं है, पर निरा सामाजिक बिना निजी के भी कोई दिलचस्प नहीं होता। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आपने कहा कि दूसरों के बिना हम संभव नहीं हो सकते, ख़ासतौर पर साहित्य में नहीं हो सकते। दूसरों से एक आशय आपका वो भी है कि जो आपका एक दूसरा है, लेकिन उसके बाहर भी दूसरे मौजूद हैं। एक ऐसी नौकरी में या एक ऐसे करियर में जहाँ दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता के अवसर नहीं आते और एक तरह के आप आइसोलेशन में भी रहते हैं, क्या ये संभव हो पाता है कि दूसरों को उस तरह जाना जा सके जैसा जानने से वो साहित्य संभव होता था? नहीं, अव्वल तो देखिए ये इस पर भी है कि आप किस तरह की सरकारी नौकरी का माहौल अपने लिए बनाते हैं। अगर दूरी रखने वाला बनाएं, जो कि बहुत संभव है, बहुत आसान है, रौब दाब के व्याकरण में अगर आप बंधे हों तो दूसरों से दूर रहना आपको उचित और शायद ज़रूरी लगेगा। मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि जो एक संवेदनशीलता कवि की होती है वो दूसरों के प्रति आपको अधिक उत्सुक बनाती है।
दूसरी बात यह है कि सच्चाई की जो खुरदरी ज़मीन है, उससे कई बार आपका संबंध बहुत कम हो पाता है, लेकिन सरकारी नौकरी में वो संबंध बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप खुरदरी सच्चाइयों से रूबरू होते रहते हैं। हर वक्त लोग आते हैं जिनकी तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, कुछ ना कुछ उनको कहना है अपने, और इससे आपको ये जो सच्चाई का खुरदरापन है, उसका जो कटुतिक्त पक्ष है, उससे संपर्क बना रहता है। तो एक तरह से ये जो संबंध है, ये द्वंद्वात्मक संबंध बन जाता है। यानी एक तरफ आपका साहित्य आपको दूसरों के साथ संवेदनशील होने में मदद करता है, दूसरा ये संवेदनशीलता आपको सच्चाई को थोड़ा बेहतर, थोड़ा गहरे, थोड़ा नज़दीक से जानने में मदद करती है, जो फिर आपके साहित्य को पुष्ट करती है, उसको थोड़ी ऊर्जा देती है। आपसे बाहर भी, आपके रचना कर्म से बाहर भी बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद होती हैं, जिसमें कहीं सफल होने की कोई एक छोटी कामना भी, एक मन का एक चोर हिस्सा, जो कि अपनी ही कविता से शामियाने बनाकर और शोहरत पाने की। तो आपसे बाहर जो स्वीकार या नकार का जो संसार है, उसका कितना असर आपके काम पर पड़ता है? देखिए, मेरा कुछ सौभाग्य तो ये रहा कि दूसरे क्या सोचते हैं उसका बहुत अधिक असर मुझ पर नहीं पड़ा। मुझे अपनी नीयत पर शक नहीं है और नहीं हुआ। कई बार अपने किए के दुष्परिणाम से मैं चकित हुआ कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको छोड़ दें अगर तो। लेकिन एक जो दूसरी बाकी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, उससे मेरा संवाद बहुत गहरा होता रहा। कई बार विवादों में पढ़कर, लेकिन उससे अधिक सहकारों में पढ़कर। मैंने अपने जीवन में बहुत पत्रिकाएं निकाली, सागर से लेकर दिल्ली तक, और सीधी में भी और भोपाल में भी, जहाँ जहाँ मैं रहा वहाँ से मैंने कोई ना कोई पत्रिका निकाली। और एक ज़माने में पहचान नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें हिंदी के 15 युवा कवियों के सबसे पहले कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें जो आज हिंदी के वरिष्ठ बड़े कवि हैं वो लगभग सभी शामिल हैं। तो ये भी एक बना। दूसरी तरफ मैंने आलोचना लिखना शुरू किया। आलोचना लिखने के पीछे कारण मुझे ये समझ में आता था कि हमारी पीढ़ी के लोगों के साथ अकादमिक आलोचना और जो धंधई पेशेवर आलोचना थी वो न्याय नहीं कर पा रही है। तो मैंने सबसे पहले धूमिल पर, कमलेश पर, विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवियों पर लिखा, जिन पर उन दिनों किसी ने नहीं लिखा था। तो ये भी एक। और दूसरा ये हुआ कि उसी बीच बहुत सारे विवाद भी होते रहे। एक नुकसान मुझे जो नौकरी में हुआ, जिसका जिक्र करना चाहिए, कि मुझे बहुत दिनों तक अफसर कवि कहा जाता रहा, जिसमें जोर अफसर पे ज़्यादा था, कवि पे कम था। अब चूँकि मैं रिटायर हो गया तो इस तरह का लांछन, दूसरे लांछन लगते हैं, पर ये लगना बंद हो गया क्योंकि अब इसकी बहुत प्रासंगिकता नहीं रह गई। लेकिन बहरहाल एक ज़माने में ये भी कहा जाता था, इस बात को पूरी तरह से भुलाकर, कि मेरी कविताएं तो 14-15 बरस की उम्र में वसुधा, युग चेतना, राष्ट्रवाणी, ज्ञानोदय इत्यादि में छपना शुरू हो गई थी, और जबकि कहीं दूर दूर तक मैं अफसरी का इम्कान तक नहीं था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी के साथ। अगर कबीर और तुलसीदास के रहते ये समाज बेहतर नहीं हुआ तो वो अशोक वाजपेयी के किए कैसे होने वाला है। हम लोग तो कलावादी इतिहास के घूरे पर डाल दिए जाते हैं, पर जिनको बड़ा इतिहास बोध पर नाज था, उन्होंने भी क्या हासिल किया। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी। अशोक जी, ब्रेक से पहले आपने कहा सिर्फ कविता ही नहीं बल्कि दूसरी कलाओं से भी आपका संबंध धीरे धीरे बढ़ता गया। ये ठीक है कि एक अर्थ में आप प्रिविलेज थे, जहां आप अनेक प्रकार की कलाओं के साथ, यहाँ तक कि देशी विदेशी साहित्य के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ कर सकते। एक तरह एक्सपोजर आपके साथ ये इस प्रिविलेज की वजह से भी रहा हो। लेकिन बहुत से लोग प्रिविलेज्ड होते हैं और वो
उसका लाभ नहीं उठा पाते। अलग अलग तरह की कलाओं के साथ ये जो आपका रिश्ता है, इसकी क्या वजह देखी जाए? एक तो देखिए, जब मैं एक छोटे शहर सागर में था तभी मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि हमारे समय में या किसी भी समय में सच्चाई को जानने, उसको बदलने, उसमें हिस्सा लेने, उसमें शिरकत करने की जो कई विधियां हैं, उनमें से साहित्य एक विधि है। और भी विधियां हैं और सारी कलाएं भी यही करती हैं। तो मेरी दिलचस्पी, पहले संग्रह में भी हुसैन की चित्र पर एक कविता है, अली अकबर खां के सरोद वादन पर एक कविता है, खजुराहो के मंदिरों पर एक कविता है, और शमशेर बहादुर सिंह के पहले कविता संग्रह पर भी एक कविता है। तो ये मुझे लगता था कि ये कलाएं दूसरा जीवन है। दूसरा मतलब वो जीवन जो कविता में नहीं आ सकता, वो सच जो कविता के पकड़ के बाहर है। तो मुझे लगा कि इससे एक साहचर्य बनता है। व्यक्ति के स्तर पर एक कवि, जब आपने कवि होना अपना प्राथमिक चयन रखा, तो दूसरी कलाएं एक कवि की इस रचना प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करती हैं, ये समझना शायद ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि नृत्य पर, पेंटिंग्स पर, इवन जो अमूर्त अनुभव है उस पर आपने बहुत लिखा है और लगातार लिखते हैं। हम ज़रा समझना चाहते हैं कि एक कवि के लिए ये सारे जो प्रभाव हैं वो कितने अनिवार्य हैं और उनसे वो अछूता नहीं रहता। मैं नहीं जानता दूसरों के बारे में कि वो अनिवार्य हैं कि नहीं, वो अछूते रह सकते हैं या नहीं। मैं अछूता न तो रहना चाहता था न रहा। मुझ पर ये प्रभाव अनिवार्यतः पड़े और मेरी जो दुनिया बनी वो एक तरह से मेरा एक पूरा संग्रह ही है कलाओं और कलाकारों पर, कविताओं का उजाला एक मंदिर बनाता है। अब 3 तरह के 4 तरह के प्रभाव पड़े। एक प्रभाव तो पड़ा संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, जिसने मेरी कविता की संरचना में एक दिलचस्प परिवर्तन किया। मसलन बहुत सारे बिंबों की झड़ी लगाना, बढ़त जैसी होती है संगीत में कि आपने एक सुर लगाया, अगर ठीक बैठा तो उससे आगे चले, तो इस तरह का बहुत कम इस पर किसी ने ध्यान दिया है। यद्यपि रचनाएं छंद में नहीं है, लेकिन एक तरह की छांदिकता, और वो छांदिकता सिर्फ लय वाली छांदिकता नहीं, बिंबों और प्रतीकों वाली जो छांदिकता है उसका असर पड़ा। दूसरी तरफ मुझे लगा कि जो ऐन्द्रियता है कलाओं की, मतलब शब्द तो उस अर्थ में ऐन्द्रिय नहीं है जिस अर्थ में रंग ऐन्द्रिय है या सुर ऐन्द्रिय है या नृत्य ऐन्द्रिय है, तो ऐसी ऐन्द्रियता का मुझ में आग्रह बढ़ा। और किसी हद तक मैंने कोशिश की कि वो हिंदी भाषा ने जो श्रृंगार की परंपरा को लगभग तज दिया है उसको फिर से आयत्त किया जाए। चौथी बात ये हुई कि मैंने इन कलाओं पर लिखा। तो मैंने सैयद हैदर रज़ा पे 2 पुस्तकें लिखी, मैंने शास्त्रीय संगीत 13 शास्त्रीय संगीतकारों पर एक पुस्तक रघु राय के साथ लिखी, 7 अमूर्त चित्रकारों पर एक पुस्तक लिखी, और जब तब अपनी टिप्पणियों इत्यादि में भी इन कलाओं पर ध्यान देता रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक तरह का मूर्त भाव जो स्पष्ट है, लेकिन इन सब के पीछे गहरा अमूर्तन है जो लगभग अस्पष्ट रहता है। मैंने उस अमूर्तन को भी थोड़ा पकड़ने की कविता में भी और अपनी आलोचना में भी कोशिश की। क्या इस पर हम बहुत देर नहीं टिकेंगे, लेकिन सिर्फ एक आपसे सरसरी तौर पर प्रतिक्रिया ज़रूर चाहेंगे। मुक्तिबोध की रचनाओं में, उनके जीवन में बहुत एपरेंट राजनीतिक प्रतिबद्धता उनकी दिखाई देती है, जबकि आपने शायद उसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो मुक्तिबोध से कुछ लेते हुए कुछ छोड़ने का ये जो की जो चॉइस थी, ये क्या है? देखिए, किसी भी आप कवि को, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि मुक्तिबोध की राजनीतिक प्रतिबद्धता अधिमूल्यित है। उस राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण वो कविता नहीं लिखी गई। राजनीतिक प्रतिबद्धता उसका एक तत्व है, एक ज़रूरी तत्व है, लेकिन वो केंद्रीय तत्व है ऐसा मैंने नहीं माना। मुक्तिबोध पर लिखने वालों में, आलोचनात्मक रूप से लिखने वालों में मैं पहला हूँ, लेकिन मुझे उस समय
ये नहीं लगा था। मुझे लगता है कि आप किसी भी कवि से जो लेते हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं। मैंने मुक्तिबोध से साहित्य के प्रति एक अगाध प्रेम लिया। न तो मैं मुक्तिबोध की फैंटेसी और उनकी जो बहुत ही भयावह दुनिया है उसका उत्तराधिकारी मैं नहीं हो सकता था, न हुआ। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि मुक्तिबोध का न तो कोई पूर्वज है और न कोई वंशज है। मुक्तिबोध का नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी कविता का मुक्तिबोध की कविता से कोई संबंध नहीं। इतनी लंबी कविता ही लोगों ने नहीं लिखी जितनी मुक्तिबोध ने लिखी, और मुक्तिबोध ने ही ये आगाह किया था कि साहित्य से बहुत अधिक की उम्मीद करना मूर्खता है। लेकिन एक पवित्रता का भाव जिन दो कवियों को लेकर मेरे मन में है वो है मुक्तिबोध और शमशेर। ये लोग हमारे समय में पवित्र साहित्यकार थे, यानी जिनको परिस्थिति ने कितना ही भटकाया हो, उन पर संकट और बोझ डाला हो, उन्होंने अपनी बुनियादी साहित्य निष्ठा को दूषित नहीं होने दी और उसको बचाए रखा। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि इस पर हम बहुत देर नहीं टिकना चाहते, लेकिन अब चूंकि आपके सामने बैठा हूँ और ये मौका है और आपसे ही जाना जा सकता है, मुक्तिबोध से या शमशेर से वो कौशल लेकर और जो उसका सब्सटेंस है, जो मुक्तिबोध को मुक्तिबोध बनाता है, उसे छोड़ना ये एक चॉइस है। कुछ तो चॉइस है और कुछ ये कि वो आपके बस का नहीं है। आपका सच दूसरा है। मुक्तिबोध ने कोई प्रेम कविता नहीं लिखी, लगभग नहीं लिखी। एक आध शुरू में लिखी है कि जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, जो कुछ क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। तार सप्तक के दिनों में एक आध कविता है प्रेम की। मुक्तिबोध ने फिर कभी प्रेम कविता नहीं लिखी। उनकी ज़्यादातर कविताएं प्रेम से अलग हैं। मुक्तिबोध में कालबोध भी नहीं। उन्होंने मृत्यु को लेकर कभी कुछ नहीं लिखा है। मुक्तिबोध ने निराला पर भी कुछ नहीं लिखा है। ये एक बात है। शमशेर में इस तरह का जैसे मुक्तिबोध की कविता है, जिस तरह की सामाजिक सच्चाइयों का सामना मुक्तिबोध कर रहे हैं, उसकी कोई आहट भी नहीं है इस शमशेर की दुनिया में। उनकी दुनिया में जो आहटें हैं वो आरंभिक इप्टा और उस ज़माने की आहटें हैं और बाद में वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। लेकिन मुक्तिबोध शमशेर के यहाँ अद्भुत प्रेम कविता है, अद्भुत प्रकृति काव्य है, जैसा कि अज्ञेय के यहाँ भी है। तो मैंने तीनों से कुछ कुछ लिया, रघुवीर सहाय से भी लिया। मेरे ऊपर बुनियादी प्रभाव ये, लेकिन इनमें से किसी का मैं अपने को उत्तराधिकारी मानने का दावा नहीं करता। ये भी नहीं करता कि इनका तत्व, रघुवीर सहाय की ही कविता है कि भूसी का कबीरा क्या करता, तत्व तत्व सब लिया पछोर। तो जो आपके काम का है वो आप लेंगे, जो आपके काम का नहीं है, जो आपके बस का नहीं है, उसको लेने की क्या ज़रूरत है। अब इस सारे उद्यम के बीच में आप ये देखेंगे कि समाज में जो चेतना का स्तर है वो आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। धर्मांधता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ मेरा ख्याल है कि अपनी तरह से चल रही हैं। एक अभिजात्य के बीच एक ख़ास तरह की रुचियाँ पैदा करके आपने एक विरूपित संसार के विरुद्ध एक प्रतिसंसार रचा, जिसमें ऐसे कला आस्वाद और एक ऐसी रचना की एक दुनिया में सुरक्षित अपने आप को पाया। अगर इसे ऐसे कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे कहा जा सकता है, सिवाय इसके कि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। यानी मेरे पास ये विकल्प नहीं था कि मैं डंडा लेके कुरीतियों को दूर करने पे चलूं। मेरे पास ये विकल्प नहीं था कि मैं धर्मांधता को, लेकिन जब वो धर्मांधता इतनी बढ़ी, जैसा गुजरात में नरसंहार हुआ, तो मैंने लेखकों कलाकारों को एकजुट किया और इसके विरुद्ध आयोजन किए। और मैं बड़ौदा और अहमदाबाद इत्यादि भी उन दिनों गया, वो सब किया। वो नागरिक के नाते जो कुछ मैं कर सकता था किया। मैं समझता हूँ अपनी सरकारी नौकरी में भी मैंने जितना संभव था उसकी सीमाओं के बावजूद वो ये करने की कोशिश की।
साहित्य की जो दुनिया है, अगर वो प्रति संसार भी बना पाती है तो कम से कम वो एक अनंत और असमाप्य स्वप्न को समाज में जीवित रखती है। इतना कर पाना तो बहुत बड़ी बात है, और ये उससे भागना नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। जो सुनार का काम वो सुनार करेगा, कुम्हार का काम कुम्हार करेगा। साहित्य के माध्यम से मुझे नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है। अगर कबीर और तुलसीदास के रहते ये समाज बेहतर नहीं हुआ तो वो अशोक वाजपेयी के किए कैसे होने वाला है। हम लोग तो कलावादी इतिहास के घूरे पर डाल दिए जाते हैं, पर जिनको बड़ा इतिहास बोध पर नाज था उन्होंने भी क्या हासिल किया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये काम साहित्य इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं कर सकता। साहित्य को अपनी हदें भी समझना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और हमसे क्या नहीं होगा। हालांकि ये ज़रूरी है कि जिस समाज में जिस समय में आप रह रहे हैं उसमें जो उथल पुथल है, उसमें जो उनके प्रति आप सजग हैं कि नहीं, ये जांच तो ज़रूर की जानी चाहिए। और ये जांच अगर की जाए तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं खरा उतरूँगा। और बातचीत के आखिर में हम चाहेंगे कि कोई कविता, वो बेशक आपकी हो या फिर आपको प्रिय हो, हमारे लिए सुना दें। छोटी सी दुनिया, ये आपकी ही कविता है? हाँ जी। यही जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है, सच है, सुंदर है और असह्य भी। यही संभाले नहीं संभलती, यही भरी है इतने हर्ष से, यही द्रवित है इतने विषाद से। अपने बगल में टुकुर टुकुर ताकती गिलहरी से कहा फूल ने, एक बुढ़िया अपनी गुदड़ी से निकालकर एक तोता खाया फल अपनी नातिन को देते हुए यही बोली, छोटी सी है तितलियों मधुमक्खियों की दुनिया, छोटी है दुनिया तोतों और बगलों की, आम और अमरूद की, इमलियों और बेरों की। बड़ा सपना देखती, बड़ी सच्चाई को संक्षिप्त करती, सूरज और चांद को, नक्षत्रों और अंतरिक्ष को हथेली पर अक्षत की तरह पवित्र रखती। यही जो छोटी सी दुनिया हमें मिली है, सच है, सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। ये थे मशहूर कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।